नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से हैं वो विषय? जी हाँ, विभव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इसके बारे में बताएंगे विस्तार से, क्या है वो पूरा मामला। आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। बाढ़ बारिश ने किया बुरा हाल, ये आपको बताएंगे कहां कहां पर क्या कुछ हो चुका है, ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बारिश में कहां पर कितनी तबाही, वायनाड में तबाही के बारे में भी आपको बताएंगे। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तस्वीर देख के समझ में आ गया होगा क्या हाल है। और गोमती नगर मामले में एक्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से कश्मीर में साजिश हुई है। कैसे 5 हिंदू पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है। विस्तार से जानिएगा, बने रहिएगा जनमत में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव कुमार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास गुंडों को रखने के लिए है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन सीएम आवास में महिला के साथ व्यवहार करते हुए विभव कुमार को शर्म नहीं आई। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करने पर विभव कुमार को कोई शर्म महसूस नहीं हुई है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब विभव कुमार सीएम के निजी सचिव नहीं थे तो वह मुख्यमंत्री के आवास पर क्या कर रहे थे और वहां गुंडों को रखने का क्या तर्क है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। तो स्वाति मालीवाल वाले जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है वो आ चुकी है और आपने देखा कितने सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये कहा, यहां तक कह दिया कि भाई सीएम आवास को क्या अपना पर्सनल घर समझा जा रहा है और साथ ही साथ विभव का वहां पर क्या लेना देना है। और क्रिमिनल्स को भी जमानत दे दी जाती है, लेकिन कैसे एक महिला के ऊपर मारपीट करने वाले को यहां पर छोड़ा नहीं जा सकता है जब जमानत की कोशिश की गई थी। इसी पर हमने आपसे सवाल पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, यानी ट्विटर पर। तो हमने क्या प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। यह प्रश्न है, स्वाति मालीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार सही है? यह प्रश्न था। 90% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि स्वाति मालीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार सही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें, गुरुवार को लखनऊ में गोमती नगर में बारिश के बाद हुई शर्मसार करने वाली घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों के खिलाफ, मैं बता रहा हूं कई सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया है। साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट अराजक तत्वों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अब तक 4 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में बुधवार दोपहर शर्मसार करने वाली वारदात हुई, जहां तेज बारिश से हुए जल जमाव के बीच पानी में हुड़दंग मचा रहे मनचलों ने बाइक से दोस्त के साथ जा रही युवती से अभद्रता की। इस दौरान मनचलों ने छेड़छाड़ कर उसे पानी में गिरा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने सख्त टिप्पणी की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिनांक 31/7/2024 को ताज होटल के निकट में एकदम से जब बारिश हुई थी तो वहाँ पे जो है काफ़ी पानी एकत्रित हो गया था और कुछ अराजक तत्व वहाँ पे जो है एक तरह से मॉब और क्राउड बना लिया था। और उसके बाद में जो राहगीर थे जो वहाँ से निकल रहे थे उनके ऊपर पानी जो है बार बार फेंका गया और उसके बाद में जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनकी बाइक्स को रोका गया और उसी के तहत में एक दंपत्ति जा रही थी, उनके साथ में अभद्र व्यवहार वहाँ पे उन लोगों ने किया था। इसी के अनुक्रम में जो है थाना गोमती नगर के अंदर सुसंगत धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। समस्त सीसीटीवी फुटेजेस को अवलोकित किया गया और उसके अलावा जो है 5 टीमों का गठन किया गया और जिसके तहत में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसके अलावा 10 ऐसे अन्य अभियुक्त हैं जिनके नाम और एड्रेस हमारे को पता लग चुके हैं और इसके दौरान जो है अभी हम उनके गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी इसमें हो जाएगी।
और इसमें जो है इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने पर एसएचओ गोमती नगर को और चौकी प्रभारी को और समस्त चौकी के में जितने भी कर्मचारी थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई जो है इनिशिएट कर दी गई है। और इसमें जो है सीनियर लेवल पे जो डीसीपी ईस्ट है और एडिशनल डीसीपी ईस्ट है और एसीपी गोमती नगर है, उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है और उनको जो है ट्रांसफर आउट कर दिया गया है। वहीं गोमती नगर की घटना पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोमती नगर घटना के आरोपियों की सूची मिल गई है, हम उनके लिए बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। लगता गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करें। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से मरीन ड्राइव पुल के नीचे कई फीट पानी भर गया था और इसी दौरान 30 से 40 युवक यहां पहुंचे और पानी में खड़े होकर उत्पात मचाने लगे। और इसी बीच जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ बाइक से एक युवक अपनी दोस्त के साथ आ रहा था कि तभी उत्पाती युवकों ने शोर मचाते हुए हाथ से दोनों पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। लखनऊ पुलिस इस मामले पर एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले हफ्ते एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 31 जुलाई की शाम दिल्ली में बारिश के पानी में डूबने से 2 और मौतें हो गई। बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें दरिया का रूप ले लीं और दिल्ली में जल जमाव से एक महिला और उसके 3 साल के बेटे की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में जल जमाव की स्थिति पर हमेशा की तरह राजनीति फिर से तेज है। जल जमाव के लिए आम आदमी पार्टी एलजी को और बीजेपी केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पुलिस के अनुसार 22 साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र के खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान वह फिसल गए और एक नाले में गिर गए। अधिकारी ने कहा कि दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिस्टम की इस लापरवाही पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जब दोनों को निकाला गया वो मृत अवस्था में थे तो मां ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। दिल्ली में भारी बारिश के कारण ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई 3 छात्रों की मौत के मामले पर घमासान चल ही रहा था कि बुधवार रात हुई तेज बारिश के कारण गाजीपुर इलाके से मां और बेटे की मौत ने हड़कंप मचा दिया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान वो फिसल गए और एक नाले में गिर गए। अधिकारी ने कहा कि दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में एक व्यक्ति मकान ढहने से घायल हो गया। दूसरी तरफ एक महिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में एक दीवार के ढहने से घायल हो गई। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण अब तक कुल 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इसी बीच इन घटनाओं पर सियासी राजदारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का रण भी शुरू हो गया है। एक तरफ ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर
केंद्र ने केजरीवाल सरकार को घेर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में हुई मां बेटों की मौत पर अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र का घेराव शुरू कर दिया। दरअसल दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की वजह से बुधवार को झमाझम बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। आमतौर पर जब कहीं बारिश की खबर आती है तो लोगों में खुशी छा जाती है, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ ऐसा नहीं है। दिल्ली की जनता को जब कभी भी बारिश की सूचना मिलती है तो ये सूचना राहत नहीं, उनके लिए आफत बनकर आती है। दिल्ली में जब जब बारिश होती है तो दिल्ली का नजारा इतना भयावह होता है जिसे देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारी देश की राष्ट्रीय राजधानी है। ये हमारे देश की वही राजधानी दिल्ली है जहां G20 जैसे शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। दिल्ली में आज की तारीख में सब कुछ डूब रहा है। क्या सड़कें, क्या पार्क, क्या बाजार, क्या गाड़ियां और क्या सपने। जरा सी बारिश में दिल्ली का वो हाल देखने को मिलता है जिसका अंदाजा कभी दिल्ली वालों ने सपने में भी नहीं लगाया होगा। महज कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली एक दरिया का रूप ले लेती है। दिल्ली के कोने कोने में इस कदर पानी भर जाता है कि सड़कें और जमीन देखने को नहीं मिलती। भारी बारिश के कारण कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं लोग मर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा ही नजारा हर साल देखने को मिलता है और हर साल न जाने कितनी मौतें सिर्फ बारिश के कारण दिल्ली में हो जाती है। दिल्ली आज की तारीख में एक नर्क बन चुकी है जिसमें लोग कभी घुटकर मर रहे हैं तो कभी डूबकर। जनता को बेवकूफ बनाकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली केजरीवाल सरकार इसको प्राकृतिक आपदा बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन सही नजरिए में देखा जाए तो ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकार की नाकामी और लापरवाही को दर्शाता है। फिर चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना हो या फिर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में गड़बड़ी हो, हर तरफ सवाल खड़े होते हैं तो सिर्फ दिल्ली सरकार पर। लगातार हो रही घटनाओं से सरकार और सिस्टम दोनों की ही पोल खुलकर सामने आ रही है। लेकिन सरकार पहले तो अपने कर्तव्य से बचती नजर आती है और किसी दुर्घटना के घटने के बाद अब जवाबदेही से भी बचती हुई नजर आ रही है। ये जिम्मेदारी दिल्ली में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उसकी है। पिछले 9 सालों से अधिक समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है और ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन रोज बढ़ती है। क्या कदम उठाए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कि जिससे दिल्ली में जो सीवर व्यवस्था है और ड्रेनेज व्यवस्था है वो ठीक से दुरुस्त तरीके से काम करे, कोई भी कदम नहीं उठाया। आज थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली में जल भराव हो जाता है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। अब जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के पूरे सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को पूरे तरीके से बदला जाए और उसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक सुगठित योजना बनाई जानी चाहिए जिसके अंतर्गत दिल्ली में सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। वो प्रश्न क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। बाढ़ बारिश से हुआ है देश का बुरा हाल। जी हाँ, ये लोग परेशान हैं। 85% लोग कह रहे हैं हाँ बुरा हाल हो गया है, 15% ना कह रहे हैं, लेकिन बहुमत ये मानता है कि बाढ़ बारिश से पूरे देश का बुरा हाल हो चुका है। अब बात करेंगे कश्मीर की और कश्मीरी पंडितों की। सालों पहले घाटी छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों को घर वापसी की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में उठी आतंक की नई सुगबुगाहट ने कश्मीरी हिंदुओं को अपने भविष्य को लेकर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अनंतनाग जिले के मट्टान इलाके के लोन मोहल्ले में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 कश्मीरी हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन ये आग किसने लगाई, इस प्रश्न का उत्तर हर वो व्यक्ति दे सकता है जिसने कश्मीर में हुए हिंदू पंडितों का, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी सुनी होगी।
आज के कश्मीर से आई अग्नि तांडव की ये प्रचंड तस्वीर और इन तस्वीरों में जलते हुए कश्मीरी पंडितों के घर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस घटना को अंजाम घाटी लौट रहे उन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए दिया गया है जिन्हें कभी यहां से पलायन करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से पुराने हालात बनाने की तैयारी शुरू कर दी है? कश्मीरी पंडितों के सामने आ रही मुश्किलों पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। धू-धू करते जलते ये मकानों से उठती हुई आग की ये भयानक लपटें और इन घरों के साथ जलती बेबस कश्मीरी हिंदुओं की वो उम्मीदें जो इन घरों के साथ राख में बदल गई। अग्नि तांडव की ये प्रचंड तस्वीर 80 या 90 के दशक के कश्मीर की नहीं बल्कि आज के कश्मीर की है, जहां इन जलते घरों के साथ कश्मीरी हिंदुओं के वो सपने भी जल गए जो उन्होंने अपने कश्मीर वापस लौटने को लेकर देखे थे। अनंतनाग जिले के मटन इलाके के लोन मोहल्ले में रात करीब 1 बजे घाटी इस भयावह घटना ने एक बार फिर से उन कश्मीरी हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो सालों बाद अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौटने की आस लिए बैठे थे, क्योंकि आग के लपटों में स्वाहा होते ये 5 घर कश्मीरी हिंदुओं के ही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि घाटी लौट रहे उन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए ऐसा किया गया है जिन्हें कभी यहाँ से पलायन करना पड़ा था या जो घाटी में हुए उस भयानक तांडव के बीच अपनी जान और अपने घर की महिलाओं के सम्मान के खातिर घाटी छोड़कर चले गए थे। और ऐसे में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 कश्मीरी हिंदुओं के घरों में आग लगाना घाटी में छिपे आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर ढेरों सवाल खड़े करता है। इन घरों में किसने आग लगाई ये तो अभी पुलिस के जांच का विषय है, लेकिन केवल हिंदुओं के घरों में आग लगाना किसी सोचे समझे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने सालों बाद भी आज भी घाटी में हिंदू विरोधी नेटवर्क काम कर रहा है? अगर हाँ तो आखिर कब तक कश्मीरी हिंदू ऐसे ही दूर से अपने जलते सपनों का तमाशा देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा क्योंकि जनमत में हर खबर पर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं ट्विटर पर यानी एक्स पे। हमने सवाल आपसे पूछा, क्या कश्मीर में फिर रची जा रही है साजिश? ये साजिश जो है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। 98% 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यस में जवाब दिया। 2% ना बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि कश्मीर में फिर रची जा रही है साजिश। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ बारिश की तो हमने आपसे बात की थी, लेकिन केरल की भी वो खबर आपको अच्छे से याद होगी कि कैसे अचानक वहां पर भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड आती है और गांव के गांव बह जाते हैं, कितने ही लोग मारे जाते हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई त्रासदी में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। सोचिए 10, 20, 30, 100 नहीं 200 लोगों की जान। प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान अब भी जारी है। क्षेत्र में फंसे लोगों को शीघ्र निकालने की सुविधा के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया गया। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने सर्वदलीय बैठक कर आपदा से निकलने के लिए रणनीति पर चर्चा की। लेकिन वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल सरकार पर हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह ने। केरल सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने इस तबाही के बारे में राज्य सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी तेज है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वायनाड पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की। तो इस पूरी खबर पर देखिए क्या हुआ है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायु सेना समेत सभी एजेंसी राहत कार्यों में जुटी हुई है। क्षेत्र में कुछ और फंसे लोगों को निकालने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन वायनाड के कलपेटा में सिविल स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और साथ ही घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सर्वदलीय बैठक भी की गई। वहीं वायनाड में जारी इस तबाही के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। बीते दिनों लोकसभा में वायनाड भूस्खलन पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार को घेरा है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस तबाही के बारे में राज्य सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी। एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जब केरल सरकार को 10 दिन पहले ये सूचना मिल गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है,
तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? उनकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई। वहाँ पे खुद यहाँ पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जहाँ उनकी खुद की सरकार है वहाँ पे तो वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, और उनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे देश ने कितने सारे नागरिक को खोया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अमित शाह के दावों को खारिज किया है, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। और इन सब के बीच यहां सवाल खड़ा होता है कि अगर केंद्र सरकार ने आपदा को लेकर पहले ही अलर्ट किया था, तो केरल सरकार ने इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तरीके से मैंने आपको कहा था कि हम आपको एक रोचक खबर के बारे में बताएंगे, विचित्र खबर के बताएंगे, जो कि वेनेजुएला के लीडर यानी वहां के राष्ट्रपति के बारे में है। वेनेजुएला में फिर से निकोलस मादुरो की सत्ता में वापसी हुई है। 28 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो की विजेता उसको घोषित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। इनकी वापसी जो है इतनी आसान नहीं है। इस पर कई आरोप हैं विपक्ष के, फॉरेन मीडिया में, बाकी देशों में। इस बीच अरबपति बिजनेसमैन यानी एलन मस्क और मादुरो के बीच एक अलग जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका है, जुबानी जंग कह लीजिए। नए राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच यानी एक्स के मालिक को लड़ने के लिए चुनौती दे दी है। सोचिए, लड़ने के लिए, जिसे उन्होंने अब स्वीकार भी कर लिया। यानी एलन मस्क कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, आई एक्सेप्ट इट, और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट की झड़ी लगा दी है। मस्क ने, ये देखिए, आई एक्सेप्ट, ही विल चिकन आउट। चिकन आउट मतलब वो डर जाएंगे, मैं जब लड़ूंगा उनसे वो मुझसे लड़ नहीं पाएंगे। मस्क ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने मादुरो को तानाशाह बुलाते हुए शर्म आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि तानाशाह मादुरो को शर्म आनी चाहिए। एलन मस्क के चुनौती स्वीकार किए जाने पर सोशल मीडिया यूजर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हर कोई इसमें आनंद ले रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय चुनाव परिषद के प्रमुख एल्विस एमोरोसो ने बताया था कि मादुरो को 51% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस को खाते में 44% वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये नतीजे 80% मतदान केंद्रों पर पड़े वोट पर आधारित है। चुनाव प्राधिकरण ने अभी तक मादुरो के वफादारों के कंट्रोल वाले 30,000 मतदान केंद्रों के आधिकारिक मतदान आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे विपक्ष नतीजों की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होना था, लेकिन इसके बाद भी करीब 6 घंटे तक काराकारास में कुछ मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। वेनेजुएला के लोग रविवार के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, जो 25 साल से एक ही पार्टी के शासन के अंत का रास्ता खोल सकते थे। लेकिन 11 साल से मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए वे विफल रहे। पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा कि एलन मस्क स्वीकार करेंगे मादुरो की चुनौती, तो उन्होंने स्वीकार कर ली है। और स्वीकार करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इसमें 64% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया है, 36% लोगों ने यहां पर ना में जवाब दिया है। तो ये एक विचित्र खबर तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एलन मस्क ट्विटर पर तो एक्टिव रहते ही हैं। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, इन्हीं का है, मालिक यही बन चुके हैं। और अब मादुरो को दी गई चुनौती में इन्होंने जिस तरीके से इसको स्वीकार किया है, अब हंगामा हो चुका है। हर कोई इसमें आनंद ले रहा है, हर कोई अपने रोचक ढंग से इसमें टिप्पणी कर रहा है, हर कोई अपना रिएक्शन देने का प्रयास इसमें कर रहा है। लेकिन अब ये मामला ऐसा हो चुका है क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा हुआ है मादुरो पर चुनाव में धांधली का, उसी के चलते अब ये रिएक्शन एलन मस्क का जब से आ गया। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमसे जुड़िए। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब जुड़ते हैं, वहां पर आप वोट करते हैं, एकमात्र ऐसा शो जनमत, वहां पर आप वोट करते हैं तो रिएक्शंस आप देखते हैं, और लाइव रिएक्शंस, कोई हेराफेरी नहीं, जो आता है परसेंटेज वो हम आपको दिखाते हैं, सटीक नतीजे, और एकमात्र ऐसा शो जहां पर जनता को हम प्रथम रखते हैं, आपको हम प्रथम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात हमास चीफ इस्माइल हानिया की करते हैं, जिसको कल इजराइल ने मार गिराया, उसको मार डाला। वहीं अब हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान उतावला हो रहा है। हानिया की मौत का गुस्सा ईरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सीज भी ले रहे हैं, उनको भी दिखाई दे रहा है, उनके अंदर भी गुस्सा है। आपको बता दें कि लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के इस्लामिक जिहाद, यमन में
हूती विद्रोही और सीरिया के शिया गुट पहले ही धमकी दे चुके हैं कि इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वे बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इजराइल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। इसी बीच जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। चलिए अब वो हमला करेगा नहीं करेगा, और जो जिस तरीके से हमेशा से आप देखते आ रहे हैं कि जो इजराइल को करना होता है वो करके ही रहता है। इसी पर और अपनी टिप्पणी देने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो इस पूरी खबर पर आप अपने रिएक्शन को दीजिए। क्या वाकई अब कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला है? क्या वाकई कोई हमला हो जाएगा इजराइल पर, आपको लगता है? और इजराइल क्या चुपचाप बैठा होगा, उसकी एयर डिफेंस सब कुछ एक्टिव हो चुका होगा? किस तरीके का हमला, आपका एनालिसिस क्या कहता है शिवदान जी? देखिए, यहां पर यह विचारणीय है, 1967 में इजराइल पर पहला हमला किया था इन सारे अरब देशों ने। उसके बाद 73 में दोबारा इन्होंने सबने मिलकर हमला किया और इन्होंने ये समझ के हमला किया था कि हम इजराइल को विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। इसी प्रकार से बार बार ये अरब देश इजराइल के विरुद्ध इसी तरह के प्रयास करते रहे हैं, मगर इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को पूरी तरह संगठित करके पूरे अरब देशों का मुकाबला किया। और 73 में इजराइल ने ये सिनाई जो रेगिस्तान है इसको अपने कब्जे में लिया और गोलान हाइट्स जिस पर इजराइल का कब्जा अभी भी है उसको भी अपने कब्जे में अरब देशों से छीना उसने। इस प्रकार से इजराइल को यदि ये सारे देश कम आंक रहे हैं तो इसका इजराइल ने बार बार इनको जवाब दिया है। और इजराइल की खूबी ये रही है कि जब भी इजराइल पर कोई अटैक हुआ है या इजराइल का कोई नुकसान किया है इन्होंने, तो इजराइल ने हमेशा उसका बदला लिया है। तीनों लड़ाइयों में, 67 की लड़ाई में भी उसने दिखा दिया है, 73 की लड़ाई में तो पूरे विश्व को दिखा दिया है कि इस प्रकार से सिनाई रेगिस्तान से छीना उसने और इसे गोलान हाइट छीनी। इस प्रकार से और इसी वजह से इजराइल के साथ बहुत से अरब देशों ने अपनी मित्रता भी कर ली है। और इसी को अभी इस वक्त ईरान जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है और हूती जितने भी आतंकवादी हैं इनको सबको सपोर्ट कर रहा है। यदि ईरान इन सारे आतंकवादियों से इजराइल के चारों तरफ से हमला कराएगा तो इजराइल इसका करारा जवाब देगा। यहाँ पर सबसे बड़ा विचारणीय बात यह है कि इधर ईरान भी न्यूक्लियर पावर स्टेट है, उधर इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है और इस एक्साइटमेंट में हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाए और एक बहुत बड़ा पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में यदि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है तो। ठीक है, तो आपको लगता है कुछ होगा, अब कुछ होगा, रिएक्शन आएगा, हानिया का जरूर होगी। जो सीज फायर की उम्मीद की जा रही थी वो अब बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि ये अब हमास और हिजबुल्लाह ये सारे आतंकवादी जो गुट हैं जो ईरान जिनको सपोर्ट कर रहा था, जब ईरान ने स्वयं बोला है कि वो इसका बदला लेगा तो आप समझ सकते हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बोला है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। तो यदि वो हमला बदला लेगा तो इसका मतलब इजराइल पर ये सो लोग मिलकर अटैक करेंगे और वही जो इन्होंने 73 में जो गलती की थी कि इजराइल को हम विश्व के नक्शे से मिटा देंगे, वो एक खुद कोशिश करके चलेंगे पर इनको उल्टा जवाब इजराइल देगा। बिल्कुल शिवदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर प्राइम टाइम जनमत शो में आपका बहुत बहुत स्वागत था। समय कम होता है इस शो में लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी। एक और प्रतिक्रिया, एक और डिफेंस एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे संक्षेप में, फिर अगली खबर पर जाते हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया। आतंकी संगठन हमास के मुखिया इस्माइल हनिया का ईरान की राजधानी तेहरान में मारा जाना इजराइल की खुफिया एजेंसीज की बहुत बड़ी सफलता है। यद्यपि कि इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन में शामिल होने के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है वो इजराइल की खुफिया एजेंसीज के द्वारा ही कंडक्ट किया गया और ये इजराइल का हमास के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता है।
और जाहिर है कि इजराइल हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था, उसके बाद से इजराइल हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है और वर्तमान समय में जो इजराइल का जो ऑपरेशन है वो हमास के विरुद्ध लगातार जारी है और अब उसे इसमें सबसे बड़ी सफलता मिली है। गाजा में हमास को इजराइल ने लगभग तो आपने प्रतिक्रिया देखी और जैसे कि शिवदान जी ने भी कहा था कि युद्ध तो होके ही रहेगा, इस बात में कोई भी उनको संक्षेप नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आए दिन जो हो रहे हैं रेल हादसे, उसी के बीच ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने व्यूज के लिए रेलवे ट्रैक पर कभी पत्थर रखते हैं, कभी सिलेंडर रखते हैं, कभी साइकिल रखते हैं, कभी फोन अंडा रख के दिखाते हैं। ये तमाम चीजें और पत्थरों को फंसा फंसा के जिस तरीके से रखा जाता है, और इससे अगर देखिए सिलेंडर रख रहा है, ये इस व्यक्ति के द्वारा सिलेंडर यहां पर रखा जाता है, और अगर कुछ हो जाएगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और वंदे भारत जैसी ट्रेन के नीचे इसको अगर रखा जाता है, तो आप सोचिए ये गुलजार, इसकी बात को आप देखिए, ये अपने YouTube के व्यूज के लिए पत्थरों को ट्रैक पर रख रहा है और कई जगहों पर तो इसने बड़े पत्थर और साथ ही साथ सिलेंडर को भी रखने का प्रयास किया है। और सिलेंडर अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सोचिए, ये छोटी छोटी चीजें रख के तो दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद ये जब पत्थर रखता है, पत्थर से ज्यादा सिलेंडर रखता है, तो सोचिए किनकी जिंदगियों को ये दांव पे लगाने का प्रयास कर रहा है। गुलजार शेख नाम का ये यूट्यूबर, ये देखिए इसकी ये हरकत है, इसको अरेस्ट तो किया गया ही है, लेकिन अब इसको सजा जो होती है वो तगड़ी होनी चाहिए। ऐसी सजा होनी चाहिए कि हर कोई याद रखे कि रेलवे ट्रैक पर ये आपके लिए यूट्यूब के वीडियोस बनाने वाली जगह नहीं है। और इसी पर शहजाद पूनावाला ने, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जो मांग की है कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए अश्विनी वैष्णव के साथ। इसी के साथ हमने एक प्रश्न भी आपसे पूछा था पोल के माध्यम से, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूट्यूबर गुलजार को होनी चाहिए सजा। 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, यूट्यूबर गुलजार को होनी चाहिए सजा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।